हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, मैंने कल जो एनएमआर का असाइनमेंट करवा रहा था उसमें मैं केमिकल शिफ्ट डिफरेंस का क्वेश्चन करवा रहा था और मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया था, वो मिस हो गया था। तो वो आज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कर लीजिए, ठीक है। ये मेरे गुरु जी के करवाए हुए हैं मुझे, तो अभी तो मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो उनके करवाए हुए हैं। अभी तो मैं उनकी एनएमआर केमिस्ट्री जो उन्होंने हमको करवाई थी ना मास्टर्स में, अभी मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई उन्होंने भी ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक मैं आपको सभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वो उठाऊंगा, उसके बाद भंडार है मेरे पास क्वेश्चंस का भंडार है। मतलब कि आप ये बोलोगे कि कब तक चलेगा असाइनमेंट। ये एनएमआर का तो असाइनमेंट है, मैं छिकमा मतलब बहुत क्वेश्चन कराऊंगा आपको, दूंगा भी क्वेश्चन घर से करने के लिए और मैं भी करवाऊंगा, ठीक है। फिर IR मास स्पेक्ट्रो, ये भी मैं IR मास का एक काम करूंगा, अब लेक्चर डालने स्टार्ट करूंगा जल्दी ही। IR और मास के भी अब मैं डालने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है भाई, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने कल मिस किया था वो क्या था। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 2 प्रोटॉन NMR सिग्नल विद प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ 1500 हर्ट्ज, मतलब 15000 हर्ट्ज। इफ केमिकल शिफ्ट ऑफ डाउन फील्ड इज 4 ppm, व्हाट विल बी द केमिकल शिफ्ट ऑफ अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ 300 मेगाहर्ट्ज। ये बोल रहा है 2 प्रोटॉन है, मतलब 2 प्रोटॉन के बीच का, 2 प्रोटॉन ने 2 केमिकल शिफ्ट दी, 2 प्रोटॉन्स हैं और उनके 2 सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। और उन 2 सिग्नल के बीच में केमिकल शिफ्ट, मतलब कि उन 2 सिग्नल के बीच में जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो 15000 हर्ट्ज, ठीक है। तो और जो सिग्नल आ रहा है ना डाउन फील्ड वाला, वो आ रहा है 4 ppm पे, ये 4 ppm का डाउन फील्ड वाला सिग्नल है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है अनदर जो केमिकल शिफ्ट आएगी वो कहां पर आएगी। ये डाउन फील्ड वाली तो ये है, अनदर जो केमिकल शिफ्ट वो कहां पर आएगी, और गैप जो है वो है 15000 हर्ट्ज दोनों के बीच में। तो आप जोड़ लो, आप डाउन फील्ड वाले से ना, डाउन फील्ड वाले से गैप जोड़ लो, आप डाउन फील्ड वाले से कुछ मत करना, डाउन फील्ड वाले से लग जाना और 15000 आपको कंप्लीट गैप करना है। अब इस साइड तो जा ही नहीं सकते क्योंकि डाउन फील्ड वाला पीपीएम केमिकल शिफ्ट सिग्नल तो ये है, डाउन फील्ड वाला जो केमिकल शिफ्ट सिग्नल है ये है, ठीक है। इस साइड तो अब कोई सिग्नल आएगा नहीं, सिग्नल जो आएगा उस साइड आएगा, फील्ड की तरफ सिग्नल। अब जो बाकी सारा सिग्नल जो बचा है वो अब फील्ड की तरफ आएगा, अब वो अब फील्ड की तरफ आपने जाना है। और कितना गैप करना है, टोटल गैप कितना है, डिफरेंस कितना है 15000 हर्ट्ज, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट यूज किया है हमने कितना 300 मेगाहर्ट्ज का, मतलब कि 2 ppm के बीच का जो गैप है वो है 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो चलिए मैं अब डाउन फील्ड से अप फील्ड की ओर चलता हूं और 15 हर्ट्ज का गैप कंप्लीट करता हूं। 3 मतलब कि 3 6 3 + 3 6 और 3 9 12 और ये भाई ये आ गया मेरा 15 हर्ट्ज। अब जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, 3 × 5 = 15। 300 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15000 हो जाएगा ना। तो ये आ गया भाई हमारा किस पे, -1 पर। मतलब कि जो मेरा केमिकल शिफ्ट, अनदर जो केमिकल शिफ्ट आएगा वो 5 मतलब -1 ppm पे आएगा। समझ गए ना आप, क्वेश्चन यही बोल रहा था कि जो डाउन फील्ड का तो हमारा आ गया। डाउन फील्ड का मतलब कि जो सेकंड सिग्नल है, हमारा, ठीक है, वो तो हमें मिल गया 4 ppm पे। अब हमें अनदर केमिकल शिफ्ट बतानी है वो कहां पर आएगी कि इनके बीच का जो गैप है वो 15000 हर्ट्ज हो। तो सीधी सी बात है भाई, इंस्ट्रूमेंट जितने का होना, आपको पता है जितना इंस्ट्रूमेंट होता है और उनके बीच का गैप जो है कितना होता है, इंस्ट्रूमेंट जितने का होगा ना उतनी ही इन दोनों के बीच का गैप, मतलब कि एक सिग्नल लेने के लिए हमें 0 ppm से 1 ppm तक का सिग्नल लेने के लिए कितना मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा, 300 मेगाहर्ट्ज का, 300 मेगाहर्ट्ज का, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमने क्या यूज किया, 300 मेगाहर्ट्ज का यूज किया। तो 0 से 1 का एक सिग्नल लेने के लिए हमें 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लिया, तो वहां पर जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 300 मेगाहर्ट्ज। समझ गए ना आप क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज किया, मतलब कि मुझे अगर 1 ppm का एक सिग्नल लेना है, 1 ppm पे अगर मैंने एक सिग्नल लिया तो यहां पर जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। मतलब कि 1 ppm पे अगर मेरा सिग्नल आया और मैं गैप लगाऊं, ये कितना आया गैप, इसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालूं तो वो आएगी 300 मेगाहर्ट्ज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसी प्रकार जोड़ लो, आप इसको जोड़ लो, 300 300 300 300 300, ये टोटल मतलब कि 5 पर 300 आ गया, मतलब कि 15000 हर्ट्ज होगा भाई इन दोनों के बीच में गैप। अब यहां से आप पता कर सकते हो कि सेकंड सिग्नल, जो फर्स्ट सिग्नल जो हमारा फील्ड की तरफ आया वो -1 ppm पे आया है,
यहाँ से आप पता कर सकते हो कि जो मेरा फर्स्ट जो सिग्नल आया फील्ड की तरफ, जो डाउन फील्ड वाला तो 4 ppm पे दिया हुआ है, लेकिन हमें अप फील्ड वाला निकालना, तो वो -1 ppm पे आया। तभी ये जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 15,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो आशा है भाई सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा बता देते हैं कि हमें 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, मतलब इसका मतलब ये है जो हमारे 2 ppm के बीच का जो गैप है ना, तो मतलब कि 2 ppm लगाओ, या फिर आप 2 ppm मत लगाओ, बिटवीन द टू सिग्नल लगाओ, या फिर आप लगाओ 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक एक सिग्नल हो जाता है ना, 1 सिग्नल। ठीक है, उनके बीच का जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा 300 होगा। ठीक है, जो हमें जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करने पर, जो 0 से लेके 1 सिग्नल पर जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी ना, वो 300 मेगाहर्ट्ज की होगी। समझ गए? 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करने पर 0 से 1 पर जो सिग्नल आएगा, 0 से लेके 1 पर जो सिग्नल आएगा वहां पर 300 मेगाहर्ट्ज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी। ठीक है, तो मैं पूछूं आपसे, 0 से लेके सिग्नल आया हमारा 4 ppm पे, तो बताइए अब कितनी मेगाहर्ट्ज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई? जोड़ लो, 3 3 6 3 9 12 1200 हर्ट्ज, और -1 से मैंने लगाया तो वो होगी भाई 1500 हर्ट्ज। ठीक है, 15,000 हर्ट्ज होगी ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो भाई अब सुनिए मेरी बात, मैं केमिकल शिफ्ट जो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस है उसके क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। जो हमारे केमिकल शिफ्ट है ना, जो हमारी केमिकल शिफ्ट है, मैं उसके कंप्लीट क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। केमिकल शिफ्ट डिफरेंस के मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने कल करवाए थे, और आज 5 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 5 टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस पे अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब आप आइए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट रुकना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखिए, व्हाट केमिकल यूज इन रेफरेंस स्टैंडर्ड। भाई रेफरेंस स्टैंडर्ड का बोल रहे हैं भाई, हाइड्रोजन H1NMR, C13NMR और F19NMR में ये बोल रहे हैं कि कौन से रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको, हाइड्रोजन और C13NMR में तो भाई यही TMS, ट्राईमिथाइल। ये क्या होता है भाई, क्या होता है ट्राईमिथाइल सिलेन ना, क्या होता है ये बताओ अब। ये होता है क्या, ये होता है क्या? क्या ये ट्राई है, टेट्रामिथाइल सिलेन है भाई। ये होता है टेट्रामिथाइल सिलेन। 12 के 12 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नेचर के हैं। ठीक है, ओके। तो भाई हाइड्रोजन NMR और C13NMR में हम TMS को रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं। किसको? TMS को, H1NMR और C13NMR के अंदर। उसके बाद हम भाई आते हैं F19NMR। F19NMR में जो हम इस रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो करते हैं CFCl3। ठीक है, याद रखना क्लोरोफ्लोरो। ठीक है, जो हम F19 के अंदर यूज करते हैं वो यूज करते हैं CFCl3 को रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं। किसको? CFCl3 को रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए यूज करते हैं हम इनको। ठीक है, F19NMR में। उसके बाद आइए आगे, नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये बोल रहा है फाइंड आउट द एरिया रेशो थ्रू नंबर ऑफ प्रोटोन रिलेशन। भाई नंबर ऑफ प्रोटोन रिलेशन सीधी सी बात है, आपको मैं बता देता हूं एक बार कि ये एरिया रेशो वाला मल्टीप्लिसिटी, ये आपने पता है ना, ये मल्टीप्लिसिटी वाले पास्कल्स लॉ ये आपने पढ़े हुए ना। तो एरिया रेशो वगैरह निकालना होता है, तो आप ध्यान रखना, जो ये आता है ना, ये हम मल्टीप्लिसिटी ये सिग्नल निकालते हैं। तो भाई इस एरिया रेशो में हम निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स कवर किए इस सिग्नल ने। ये सिग्नल गया हमारे ग्राफ में इस प्रकार, भाई स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं, इस प्रकार स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, ये इस प्रकार स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं। तो बस ये सिग्नल जो है ना, सिग्नल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स इस सिग्नल के अंदर आए
वो एरिया रेशो होता है। बट एरिया रेशो से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का नहीं पता लगता, एरिया रेशो से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का नहीं पता लगता, लेकिन एरिया रेशो जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोटॉन के। एरिया रेशो जो कितने, विच नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज कवर बाय दिस सिग्नल, इस सिग्नल के अंडर आए कितने बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स आए, ये चीज जो है सिग्नल में है, लेकिन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बताते हमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट ये जो एरिया रेशो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, प्रोटॉन। अगर ये एरिया रेशो बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। ये सारी चीज मैं आपको जब एनएमआर कराऊंगा ना उस टाइम सभी चीज करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन करिए। अब आपको देखिए, आपको ये केमिकल शिफ्ट का भाई ये वैल्यू तो पता है ना, ये सभी वैल्यू पता है ना आपको, ये वैल्यू लिख लीजिए। अगर CH3 विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है, कोई CH3 है, कोई sp3 है विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कितनी वैल्यू आएगी भाई, 0.5 से 2 ppm। तो हमारी केमिकल शिफ्ट जो वैल्यू आएगी 0.5 से 2 ppm। अगर sp3 है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा sp3 कार्बन के साथ, तो जो प्रोटॉन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 से 5 ppm पे, 2 से 5 ppm पे, ये पता है ना आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर sp3OCH3 है, कोई sp3OCH3 है, तो वहां पर जो वैल्यू आती है वो आती है भाई 3 से 3.6 ppm, 3.6 से 4 ppm पर आती है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर sp3OCH2 तो वहां पर जो वैल्यू आती है वो आती है भाई 4 ppm से 4 ppm टू 5 ppm। ये लिख लो, नोट डाउन कर लीजिए, ये सभी चीज, ये सारी चीज आप नोट डाउन कर लो। अगर हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में CH2F CH2Cn ये अटैच है ना, तो वैल्यू जो आती है 4.5 से, ये भाई आप 4.5 कीजिए यहाँ पर, 4.5 से ये जो है sp2 4 से 4.5, 4 to 4.5, ये जो वैल्यू आएगी 4 to 4.5, ये आती है जो 4.5 से 5 ppm। लिख लीजिए आप, ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे क्वेश्चन जो आएंगे उनमें इंपॉर्टेंट है कि जो CH3 sp3 जो अगर विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हमारा जो sp3 है वो विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वहां पर जो वैल्यू आएगी ppm की वो आएगी 0.5 ppm से 2 ppm के बीच में वो केमिकल शिफ्ट आएगी। जो केमिकल शिफ्ट जो सिग्नल आएगा हमारा वो आएगी 0.5 से 2 ppm के बीच में। अगर हमारा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गया ना तो वो 2 से 5 ppm के बीच में आ सकता है, ठीक है। और अगर sp3OCH3 है, कोई sp कार्बन कौन सा भाई sp3 है ना, उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, तो भाई वैल्यू जो आएगी 3.6 से 4 ppm, 3.6 से 4 ppm। और अगर हमारी वैल्यू जो है, अगर हमारा sp3 कार्बन है और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है और जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 है, मतलब कि कौन सी मोइटी, CH2O, CH3O वाले तो आएगी, CH3O वाली मोइटी में तो आएगा वैल्यू 3.6 से 4 ppm और OCH2 sp3OCH2 वाली जो मोइटी होगी वहां पर वैल्यू आएगी 4 से 4.5 ppm। और अगर हमारे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम CH2 मोइटी के साथ अटैच है, ये CH2 मोइटी के साथ फ्लोरीन साइनाइड अटैच है, तो वैल्यू जो आती है वो आती है 4.5 से 5 ppm। कितनी आती है, 4.5 से 5 ppm। जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है भाई 4.5 से 5 ppm, ठीक है। ओके, अब आगे लिखिए, अब आगे वाली लिखिए वैल्यू। अगर हमारी ये है वैल्यू, ये वैल्यू इस पे ये वाला कार्बन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है तो वहां पर जो वैल्यू आती है वो 3 से वैल्यू आती है 2 से 3 ppm के बीच में। कितनी आती है भाई, 2 से 3 ppm के बीच में। अगर हमारा sp कार्बन है, sp कार्बन कौन सा है, sp कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगाइए, तो इस हाइड्रोजन की जो वैल्यू आएगी, जो केमिकल शिफ्ट आएगी वो 2 से 3 ppm के बीच में आएगी। अगर हमारा sp कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो उस प्रोटॉन का सिग्नल 2 से 3 ppm के बीच में आएगा। चलिए लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, ये थोड़े और लिखवाता हूं आगे।
नोट डाउन कर लिया ना? चलिए आगे लिखिए। अगर हमारे sp2 कार्बन के साथ, जैसे कि ये sp2 कार्बन के साथ अगर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उनकी जो वैल्यू आती है वो आती है 5 से ये भाई आएगी 5 से 7 ppm, 5 से 7 ppm, ठीक है। और अगर हमारी वैल्यू है, अगर हमारे ये वाले बेंजीन के जो एक ये भी होता है, बेंजीन का जो sp2 कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई? 6.5 से 8 ppm, 6.5 से 8 ppm। जो हमारा sp2 कार्बन है, सिंपल अल्कीन का जो sp2 कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन है उनकी वैल्यू आती है 5 से 7 ppm। और जो हमारे बेंजीन का जो कार्बन है sp2 कार्बन, उस पे जो हाइड्रोजन है उसकी जो वैल्यू आती है 6.5 से 8 ppm के बीच में आती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एल्डिहाइड है, वो एल्डिहाइड का ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन, इसकी कितनी आती है वैल्यू? इसकी आती है भाई 8.5 से 10 ppm, 8.5 से 10 ppm तक आती है वैल्यू। और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो हाइड्रोजन है, इसकी वैल्यू अगर हम पीछे से कोई आवाज आ रही थी, ठीक है। जो एल्डिहाइड वाला हमारा जो एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन उसकी तो आती है 8.5 से 10 ppm। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन है, उसकी अगर वैल्यू हम पूछें कितनी आती है इन हाइड्रोजन की ppm में, 10 to 12 ppm। सबसे ज्यादा जो आने वाली वैल्यू है ना ppm में, वो इस हाइड्रोजन की होती है। बिकॉज भाई ये हाईली डिसिल्टेड होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंजुगेट है इसके साथ, ठीक है। और ये प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं अपनी ओर, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा डिसिल्टेड हो जाता है, और जिसके कारण इसकी 10 to 12 ppm के बीच में शिफ्ट आती है, केमिकल शिफ्ट आता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, ये सभी आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ करवाता हूँ और क्वेश्चंस। और एक और लिख लीजिए भाई, एक और लिख लीजिए NH2NHOH। NH2 के जो H होते हैं वो, और NHOH के जो H, NHO का जो ये H है ना, NHOH का जो ये H है, ये कौन सा क्या है भाई? ऑक्साइन। आप कभी ऑक्साइन बनाओ तो उस टाइम देख लेना, आप ऑक्साइन बनाओगे ना जब, उस टाइम देख लेना अमाइड का H और ये ऑक्साइन का जो H होता है, इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आती है वो आती है 2 से 5 ppm के बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो F, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले प्रोटॉन हो जाते हैं एक प्रकार से, मैंने बोला था ना आपसे 2 से 5 ppm के बीच में आते हैं। तो ये प्रोटॉन अमाइड का प्रोटॉन और जो ऑक्साइन का ये प्रोटॉन है, ये 2 से 5 ppm के बीच में वैल्यू देते हैं। बस आप ये लिख लीजिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिख लिया भाई? हो गया नोट डाउन? चलिए 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। देखिए अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है भाई? वो CH2Cl। भाई इसकी हमें केमिकल शिफ्ट निकालनी है, ठीक है। वो आई है हमारी कितने पे, आपको अभी बताते हैं, ठीक है भाई। क्लोरीन है, क्लोरीन अटैच है प्रोटॉन्स के साथ। यहाँ पे किक शिफ्ट कितनी आएगी? एक सिग्नल तो ये देगा और एक सिग्नल ये देगा, ठीक है। एक सिग्नल ये, एक सिग्नल 2H के लिए आएगा एक सिग्नल, और 1H के लिए आएगा एक सिग्नल, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिसिटी पूछो तो कितनी आएगी? इसके लिए आएगी डबलेट और इसके लिए आएगी ट्रिपलेट, ठीक है। इसके लिए डबलेट, इसके लिए वो आएगी ट्रिपलेट, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है ppm में, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ ना, तो ये ppm आएगी, तो डाउन फील्ड की तरफ कौन जाएगा और अप फील्ड की तरफ कौन होएगा? आप बताइए, जल्दी बताइए।
ठीक है। तो भाई जिस कार्बन पर ज्यादा क्लोरीन अटैच होंगे ना, ज्यादा क्लोरीन, तो वहां पर जो प्रोटॉन है उसको मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी। तो इस कार्बन पर 2 क्लोरीन अटैच है, तो ये प्रोटॉन है ना, ये हाईली डिसिल्ड होगा भाई, हाईली डिसिल्ड। बट यहाँ पर 1 क्लोरीन अटैच है डायरेक्टली, यहाँ पर डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली कार्बन के साथ पूछ रहा हूँ मैं, डायरेक्टली कार्बन के साथ 1 क्लोरीन अटैच है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये थोड़ी कम कर पाएगा, ठीक है इन पे। तो ये थोड़ा फील्ड की तरफ होगा, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताया था, मैंने एक चीज बताई थी, अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वैल्यू आएगी 2 से 5 ppm, ठीक है, 2 से 5 ppm। अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने अटैच हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गए तो थोड़ी सी आगे चली जाती है 5.5 ppm तक। 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो 2 से 5 ppm, मतलब 2 से 5 ppm के बीच में रहेगी। और अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गए तो थोड़ी सी आगे चला जाएगी 5 से, ठीक है। ये देखिए कितनी आएगी भाई, यहां पर जो इसकी इन जो प्रोटॉन की इन टू प्रोटॉन के क्या आएगा भाई, इन 2 प्रोटॉन का आएगा डबलेट आएगा, ठीक है। इस प्रकार आएगा डबलेट, ठीक है। डबलेट का इंटेंसिटी रेशो क्या होता है, 1:1, ठीक है, 1:1 होता है इंटेंसिटी रेशो। तो इस डबलेट की जो केमिकल शिफ्ट आएगी वो आएगी भाई कितनी, 0 1 2 3 4 5। इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.5 से 4.8 के बीच में, ठीक है। तो लीजिए भाई, बनाते हैं हम, 3 होगी 4, और ये इस प्रकार डबलेट देता है हमें, ठीक है, इस प्रकार एक डबलेट देता है, ये हमें इस प्रकार एक डबलेट देता है, ठीक है, इस प्रकार एक हमें डबलेट देता है ये। और दोनों क्या होते हैं भाई, ये ppm है, ये ppm, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, ठीक है। ये इंटेंसिटी कितनी ऊपर गया है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस कितना हुआ है, ठीक है। ये आएगी कितनी भाई, ये टोटल जो है ये आएगी भाई 4.3 से 4.8 के बीच में, ये दोनों जो है 4.3 से 4.8 के बीच में आएगी, बिकॉज यहाँ पर 1 क्लोरीन अटैच है इसके साथ, ठीक है। और ये कहाँ पर आएगा, थोड़ा अप फील्ड की तरफ आएगा, और ये क्या आएगा, डबलेट आएगा, ठीक है। डबलेट क्यों है, इसके कारण, इस प्रोटॉन। अब इसका ये प्रोटॉन जो है थोड़ा 2 इसके साथ क्या अटैच है भाई, इसके साथ अटैच है 2 क्लोरीन, मतलब ये थोड़ा सा 5 से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और 5 से आगे कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा, ये 3 तक, लगभग कितना 3 5 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये 5 ppm है ना, ये 5 ppm, तो इसकी वैल्यू भाई यहाँ पर आएगी, ठीक है। और ये क्या देगा, ये सिंगल हाइड्रोजन है, और ये क्या देगा भाई, इनके साथ वो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी इसकी, ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट का जो इंटेंसिटी रेशो होता है 1:2:1 होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ ये देगा भाई इस प्रकार, ठीक है, ये इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार देगा ये, इस प्रकार इसका यहां पर एक सिग्नल आएगा, ठीक है, ट्रिपलेट का, और वो कितना होगा भाई, ये टोटल जो है 5.5 तक, 5.3 से 5.5 तक, 5.3 से 5.5 ppm के बीच में होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच है कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा ये क्वेश्चन, ऐसे था, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी। भाई मैं कुछ एक मल्टीप्लिसिटी की मोइटी है वो लिखवा रहा हूं, आप बताइए। CH3 CH2 Cl, मल्टीप्लिसिटी बताइए किस कार्बन की, यहां पर ये A है, ये B है, तो A की क्या होगी, B की क्या होगी, क्लोरीन CH2 CH3, ठीक है। ये मोइटी है, जल्दी बताइए, जल्दी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोइटीज हैं ये कुछ एक, ठीक है, मोइटीज हैं जो कि जिनको आपको क्या लिख करना है भाई, Cl CH2 Br, ये मोइटीज हैं, इनमें आपको मल्टीप्लिसिटी बतानी, जल्दी बताइए, बस ज़्यादा टाइम मत लगाइए, जल्दी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और इनकी मल्टीप्लिसिटी लिख लो, ठीक है। HF हाइड्रोजन, इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी पता होगा, इसकी तो पता होगी मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये क्या है भाई, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है। तो ये इसके लिए अलग एक डबलेट देगा, ये इसके लिए अलग डबलेट देगा, डबलेट ऑफ डबलेट होगा, ठीक है, डबलेट ऑफ डबलेट। इसके लिए भाई ये भी वही देगा, H1NMR निकालेंगे तो डबलेट देगा,
क्योंकि फ्लोरीन एक्टिव है। F19 NMR निकालेंगे तो इसका डबलेट आएगा। ठीक है, ओके ओके, समझ में आया ना आपको, क्योंकि ये हाईली एक्टिव है भाई, ये हाईली एक्टिव है। ठीक है, तो डबलेट ऑफ डबलेट आएगा इसका भी। ठीक है, ओके, ये भी डबलेट ऑफ डबलेट देगा। कौन सा? J2 जेमिनल, ये वाला। ठीक है, ये जो है जेमिनल डबलेट ऑफ डबलेट देगा। उसके बाद देखिए ये हाइड्रोजन, ये क्या देगा भाई, ये क्या देगा बताइए आप। J3 विसिनल कपलिंग। ठीक है, क्या देगा? डबलेट। इसके लिए डबलेट आएगा HA के लिए, इसके लिए भी क्या आएगा? ये B है तो डबलेट, HA के लिए डबलेट, HB के लिए डबलेट। ठीक है, क्योंकि सभी डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन होते हैं भाई इसमें, डायस्टेरियोटॉपिक। ठीक है, और एक मोइटी है ये, ठीक है, ये वाली मोइटी। इसके लिए बताइए मल्टीप्लिसिटी, HA, HB, HC और HD, ये D है। इनके लिए आएगा डबलेट, HA के लिए डबलेट, HB के लिए भी डबलेट। ठीक है, अब HA और क्या क्या देगा भाई? HA इसके साथ डबलेट दे रहा है ना, तो वो इसके साथ भी देगा। इसके साथ तो देगा J2, इसके साथ देगा J3। ठीक है, तो क्या होएगा भाई? कंप्लीट। अगर हम HA को देखें तो HA क्या दे रहा है? HA की मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है? डबलेट ऑफ डबलेट। ठीक है, एक तो J2 मतलब वैसिनल दे रहा है, एक जेमिनल दे रहा है। ये जेमिनल है, ये वैसिनल है। ठीक है, कपलिंग। तो HB की निकाले हम, तो HB की भी यही डबलेट और इसके साथ भी डबलेट। तो HB क्या दे रहा है भाई हमें? HB की मल्टीप्लिसिटी भी डबलेट ऑफ डबलेट है। ठीक है, उसके बाद HC की निकाले तो HC की भी क्या है भाई? डबलेट, इसके साथ एक डबलेट देगा, इसके साथ एक डबलेट देगा, और इसके साथ क्या देगा? क्वाड्रेट। तो इसका आएगा भाई डबलेट क्वाड्रेट। ठीक है, इसको हम टोटली करें तो इसको मल्टीप्लेट भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लेट। ठीक है, ओके। और देखिए आप एक मोइटी और लिख लीजिए, ये मोइटी है वो। ठीक है, ये वाली मोइटी है। ठीक है, ये मोइटी है। ठीक है, इसमें क्या आएगा भाई? इसमें क्या क्या होती है? यहाँ पर 2H है। ठीक है, तो कितने आएंगे? ठीक है, यहाँ पर कितनी मोइटी है भाई? एक मिनट, आप पहले ये देखिए, ये 2H देंगे भाई क्वाड्रेट, ये 3H देंगे ट्रिपलेट। 2H देंगे क्वाड्रेट, ये देंगे ट्रिपलेट। तो कितने क्वाड्रेट ट्रिपलेट यहाँ पर हैं? एक ये होगी, एक ये, तो 4 ट्रिपलेट और क्वाड्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है। 4 मोइटी प्रेजेंट है ट्रिपलेट और क्वाड्रेट की यहाँ पर 4 मोइटी प्रेजेंट है। ये सारी चीजें आप आगे देखोगे जब मैं वो करूंगा ना, पोपल नोटेशन में आप ये देख लोगे कि कितनी मोइटी कहाँ पर प्रेजेंट है किस चीज की। ठीक है, स्पिन कपलिंग मतलब पोपल नोटेशन में सारी चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट मतलब कि और स्पिन कपलिंग मोइटी कितनी प्रेजेंट है, कहाँ पर क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा। ओके, उसके बाद भाई बस यही है मैक्सिमम। लास्ट एग्जांपल ये है भाई, लास्ट एग्जांपल एक और लिख लो, CH3 और CH3, बस ये है। इसमें क्या आएगा भाई? 2 मोइटी प्रेजेंट है। ये क्या देगा? ये हाइड्रोजन क्या देगा भाई? एक तो मल्टीप्लेट देगा या हम बोल दो सेप्टेट देगा, और एक डबलेट देगा इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और ये 6 हाइड्रोजन क्या देंगे? डबलेट देंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या देगा? डबलेट और सेप्टेट। इस चीज को हम मल्टीप्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 6 हाइड्रोजन देंगे भाई डबलेट। तो ये कितनी मोइटी प्रेजेंट है? 2 मोइटी प्रेजेंट है इस टाइप की। ठीक है, ओके, ये चीज मोइटी वगैरह मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखने दो 1 मिनट। बस हो गया है। इस लेक्चर में आपको मोइटी वगैरह बता दिया, वो फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट NMR का लेक्चर बनाता हूँ, उसमें आप तैयार हो जाइए स्ट्रक्चर डिटरमाइन के लिए, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए। मतलब कि हम डिटरमाइन करेंगे स्ट्रक्चर को। अब हम स्ट्रक्चर को निकालेंगे भाई, हमारे पास डाटा होगा, डाटा से हम स्ट्रक्चर किस प्रकार निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट ऐसा मतलब जो हमारा लेक्चर है उसमें ये चीजें करेंगे। ठीक है, ओके, तो आइए।